हेलो बच्चों। तो बेटा हमारी प्रॉब्लम नंबर 10 है और प्रॉब्लम नंबर 10 बेसिकली सॉल्यूशंस के ऊपर रखी हुई है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताए गए हैं। एक अच्छा सा प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से बनने के चांसेस हैं, तो मैंने उसको सारी बातें समझाने के लिए कोशिश की है। सबसे पहले ना प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको ना सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। और गलत कैसे करते हैं बच्चों? तो सॉल्यूशन का मैं एक बता देता हूँ, कीवर्ड बता देता हूँ आपको, है ना। कीवर्ड की पॉइंट याद होगा बच्चों तो आपका काम बन जाएगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन होनी चाहिए बच्चों, एक तो होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और दूसरा कीवर्ड जो होना चाहिए बच्चों, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होने चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो केमिकल बनाएंगे या मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर भी एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें फिजिकल सॉल्यूशन की बात करनी पड़ती है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। ध्यान देना बच्चों। तो एक तो होमोजीनियस वर्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग वर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। तो ये तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। तो अगर कोई पूछता आपसे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। लेकिन फिर हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो हम बोल देंगे इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये कीवर्ड है बच्चों, ये आपको मिस नहीं करने, दोनों ध्यान देंगे। अब पहला क्वेश्चन रखा है बच्चों मैंने CuSO4.5H2O। बहुत सारे बच्चों को तो उसका नाम नहीं पता होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा ब्लू बिट्रॉल। क्या होता है ये? ब्लू कलर का होता है, तो उसका नाम हो गया ब्लू बिट्रॉल, है ना, ब्लू बिट्रॉल। अच्छा, FeSO4.7H2O को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता देंगे। ये ब्लू बिट्रॉल है, उसका भी कुछ नाम होता है FeSO4.7H2। ग्रीन बिट्रॉल होता है, मैं बता देता हूँ। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। अच्छा, ब्लू बिट्रॉल के अंदर पहले मैं कुछ खासियत बता देता हूँ। ब्लू बिट्रॉल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसके अंदर CuSO4.5H2O है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बच्चों, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसके अंदर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बच्चों किससे बने होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने होते हैं। किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने होते हैं और एक्ट एज एन लिगेंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? डेटिव बॉन्ड। क्या होता है? डेटिव बॉन्ड। और एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? एक वाला बना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो बच्चों ये तो होगी इसकी बेसिक बात। अच्छा, अब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं आपके? मैं क्या बोल रहा हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सारी बातें बताऊंगा जो प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, जो भी क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं रखूंगा, उसकी सारी बातें बताऊंगा आपको, ताकि आपका क्वेश्चन नीट में गलत ना हो बिल्कुल भी, कभी भी। ध्यान रखें बच्चों। तो ये तो इसकी हो गई बेसिक बातें। CuSO4 और FeSO4.7H2 दोनों याद रखेंगे। अब दोनों में एक ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। CuSO4.5H2O इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिड इन ए लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया गया। क्या इस टाइप का सॉल्यूशन है ये? लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया गया, मतलब सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। क्या इस टाइप का सॉल्यूशन है? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर थोड़े से अमाउंट में लिक्विड को मिलाया गया है। क्या ये इस टाइप का सॉल्यूशन है? तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट ओनली एंड कांट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। क्या ये सॉल्ट है? तो बच्चों ध्यान रखना, सॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, तो सॉल्ट सारा पार्ट तो नहीं हो सकता। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कॉपर विद वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड होते हैं, लेकिन 4 ही वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड होते हैं। 5वां वाटर मॉलिक्यूल बाहर पड़ा होता है कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनता है। इसके मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं ऊपर दोनों की। सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया गया बच्चों। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिक्विड जो होता है बच्चों वो कम अमाउंट में होता है
तो और जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, कॉपर ब्लू कलर का होता है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कराता है, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉलिड, CuSO4 के अंदर लिक्विड को मिलाया जाता है और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन था, अच्छा क्वेश्चन है। कहना ये था मुझे कि बच्चों इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिए। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, कीवर्ड ये हो गया। CuSO4.5H2 को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, तीसरी बात ये हो गई। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये बात हो गई। मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड को डिसॉल्व किया था तो ये सॉलिड सोल टाइप के बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, सॉलिड सोल टाइप का सॉल्यूशन बनता है। ये पहली प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन से हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम एक और रखी है बच्चों मैंने, ये है, क्या बोला है, इफ ए नॉन मेटल एटम इज एडेड टू एन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ एन एटम देन मेटल बिकम। बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है तो मैं बता देता हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों वो इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर बोल सकते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चों ये मान लो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, सपोज करो आयरन ही है ना, ये आयरन है, Fe, ये सारे आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये सारे Fe के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, वॉइड होता है। क्या होता है, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं वॉइड, या इसी को बोल सकते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर ना हम नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी कौन कौन सी बच्चों, तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, इस टाइप की हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ही लिखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन टाइप की, लेकिन मैं बोलता हूँ आप याद कर लो, कॉनबे है ना, कॉनबे, ये सारे एलिमेंट की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इन सारे एलिमेंट की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो प्योर मेटल जो होता है बच्चों वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद वॉइड्स के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो ये बच्चों हार्ड हो जाता है। और प्योर का लो MP और BP होता है, लो MP और BP होता है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, हाई MP एंड BP हो जाता है ना, MP एंड BP हो जाता है। अच्छा ये इसके अंदर ऐसा हो सकते हो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं बच्चों, ये रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनकी कोरोजन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये बच्चों लीस्ट कोरोजिव होते हैं, लीस्ट कोरोजिव होते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेटल के अंदर या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मैंने नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, तो क्या ये सॉफ्ट होंगे, नहीं भैया सॉफ्ट नहीं हो सकते, हार्ड हो जाएंगे। प्योर मेटल सॉफ्ट होता है, ये हार्ड बन जाएंगे। अच्छा लेस टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब खींचने की टेंडेंसी। तो बच्चों ध्यान रखना, पहले जो प्योर मेटल था वो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जैसी हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी उसके अंदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड कर दी, वो हार्ड और रिजिड बन गया। इसका मतलब अब वो टेंसाइल कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई उसकी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे भी हम चेक करेंगे, लेस मेलेबल, क्या वो कम मेलेबल हो गया, तो बच्चों मेलेबल ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो मेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा मोर डक्टाइल, नहीं बच्चों लेस डक्टाइल हो गया, क्योंकि डक्टाइल के बच्चों वायर्स बनाने की टेंडेंसी होती है। तो जितना सॉफ्ट मेटल होगा उतने अच्छे वायर्स, पतली पतली शीट्स या वायर्स पतले पतले बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेंसाइल और डक्टाइल जो होने चाहिए बच्चों, ये दोनों कम होने चाहिए। कब, जब वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है तब। और जो मेलेबिलिटी होनी चाहिए ये ज़्यादा होनी चाहिए ना, मेलेबिलिटी का मतलब स्ट्रेंथ वाली बात बन रही है, जो सीट्स और लेयर्स में बनती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। कैसा क्वेश्चन था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, डी ब्लॉक के ऊपर, एसॉर्ट सॉल्यूशन के ऊपर, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स थे। दोनों बातें मैंने कवर कर दी हैं, दोनों बातों को आपको सीखनी है। नई बातें लगे तो जरूर लिखो, पुरानी लिखे लगे तो जल्दी से वीडियो को देख के
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंच जाओ। अगली प्रॉब्लम मिलते हैं बच्चों अगले दिन।